नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन के बारे में। पिछले क्लासेस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त की थी और आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट यानी नाउन के बारे में सीखना है। साथ ही भी बताता चलूं कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ वोकैबुलरी प्रोवाइड करूंगा और साथ ही उसमें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिखे होंगे कि कौन से वोकैबुलरी नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, एटसेट्रा। ओके, अब ये क्यों जरूरी है वो भी जानते हैं कि जब आप वर्ड जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कोई नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो आप उस वर्ड के नेचर को जानेंगे और तब आप जान पाएंगे कि वो वर्ड कहाँ पर करेक्टली यूज्ड है या फिर वो वर्ड कहाँ पर इनकरेक्टली यूज्ड है। तो इस तरह से आपको वो फिलर में और साथ ही कॉमन एरर में हेल्प करेगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट नाउन। आज हम लोग शुरू करें नाउन को। व्हाट इज दिस नाउन? ये नाउन होता क्या है? लेट्स नो, जानिए। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जैसा लिखा भी है, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड कहें तो क्या? नेमिंग वर्ड मतलब हर वह वर्ड जो नाम को शो कर सके, हर वह शब्द जो नाम को दर्शाए वो कहलाता है नेमिंग वर्ड। तो ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, मतलब कोई भी नाम को दर्शाने वाला शब्द नाउन होता है। कोई भी चीज का नाम हो वह नाउन है। संसार की हर वह वस्तु जिसका अपना कुछ नाम है वह नाउन है। ओके, इसी को दूसरी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं, a noun is the name of a person, place or thing. That means a noun is the name. Noun name होता है। किसका नेम होता है? Of a person, किसी व्यक्ति का। A noun is the name. Noun नाम होता है किसका? Of a place, किसी भी place का, किसी भी स्थान का। या फिर a noun is the name. Noun नाम होता है of a thing, किसी भी वस्तु का। यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा या नाउन कहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल। आइए हम लोग इसके एग्जांपल को भी देखें। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन पर्सन के नेम को भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं सारिका, सारिका इज द नेम ऑफ ए पर्सन। सारिका क्या हुआ? किसी व्यक्ति या किसी लड़की का एक नाम है, तो ये चूंकि व्यक्ति का एक नाम है तो नाउन हुआ। अगर मैं कहता हूं रवि, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। यह एक पर्सन का नाम है और अगर ये नाम है तो यह नाउन है। ओके, लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस। नाउन प्लेस के नाम को भी कहते हैं, किसी भी स्थान के नाम को भी हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं गया, गया इज अ प्लेस इन बिहार। गया क्या है? तो बिहार में एक प्लेस है, एक स्थान है, एंड इट्स अ प्लेस नेम। ये प्लेस का नाम है, दैट इज अ नाउन, तो ये नाउन है। बिहार, इट्स अ नेम ऑफ अ स्टेट। यह एक स्टेट का, एक राज्य का नाम है और चूंकि यह राज्य एक स्थान है, स्थान का यह नाम है, नाम है तो दैट्स अ नाउन, ये नाउन है। ओके, इफ आई टेल यू इंडिया, स्विट्जरलैंड, तो दीज आर द नेम ऑफ प्लेसेस। ये प्लेस के नाम है, किसी भी स्थान के नाम है और स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग। किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे बुक, बुक इज द नेम ऑफ अ थिंग। बुक क्या है? किसी भी वस्तु का एक नाम है। ओके, टेबल, टेबल इज व्हाट? इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, या किसी भी वस्तु का एक नाम हुआ। ओके, रामायण, महाभारत, बाइबल, ओके, दीज ऑल आर द नेम। ये सभी नेम है। इट्स अ नेम ऑफ एपिक, ये एपिक के यानी ग्रंथ के नाम। तो किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाएगा। हर वह चीज जिसका कुछ नाम है वह नाउन है। ओके,
तो दिस इट्स अ नाउन, ये नाउन हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। राइट इट डाउन, इसे लिख लें आप लोग। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के दो प्रकार होते हैं। द फर्स्ट इज द काउंटेबल नाउन, पहला है काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड इज द अनकाउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के तीन प्रकार होते हैं। द फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकंड इज कॉमन, द थर्ड इज कलेक्टिव। पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, दूसरा प्रकार कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के दो प्रकार होते हैं, मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गेट अबाउट द काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड ऑल दीज काइंड्स। अब हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। The first we are going to get about the countable noun. सबसे पहले हम लोग काउंटेबल नाउन को जानने जा रहे हैं। What is this countable noun? क्या होता है काउंटेबल नाउन? As it is clear by its name, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है इसके सेंस। क्या इसके सेंस है? दिस इज काउंटेबल, ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल दिस मीन्स काउंट के जो एबल हो, जो काउंट के एबल हो, मतलब एबल मतलब योग्य के लायक, काउंट मतलब गिनना, तो जो गिना जाने के लायक हो, जिसे हम गिन पाए, दैट इज काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ओके, द नाउन which can be counted is called countable noun। That means इसका मतलब the noun मतलब कि वैसा नाउन which can be counted, जिसे गिना जा सके। The noun which can be counted, वह नाउन जिसे गिना जा सके, is called countable noun, उसे countable noun कहा जाता है। ओके, जिस नाउन को हम गिन सके वो countable noun कहलाता है। जैसे जैसे मोहन, मोहन कितना व्यक्ति हम गिन सकते हैं? गीता, गीता कितनी लड़कियां हम गिन सकते हैं? इट इज द काउंटेबल नाउन। ओके, बॉय, गर्ल, विलेज, कंट्री, इन सबको भी हम गिन सकते हैं। दिस ऑल आर द काउंटेबल नाउन, ये सभी काउंटेबल नाउन है। ओके, नाउ bunch, okay, people, class, jury, jury that means जजों का समूह। तो बंच मतलब गुच्छा, पीपल मतलब लोग, क्लास वर्ग, इन सबको भी हम गिन सकते हैं। Since these all can be counted, चूंकि ये सारे गिने जा सकते हैं, तो these are called countable noun। तो इन सबको हम कहेंगे countable noun। Okay, there are three kinds of countable noun। countable noun के तीन प्रकार हैं। आपने अभी लिखा था PCC, that means proper, common और collective। इनके तीन प्रकार हैं, proper noun, common noun और collective noun। Okay, write it down, then after we will get about that। Okay, काउंटेबल नाउन के पहले प्रकार हैं प्रॉपर नाउन। व्हाट इज दिस प्रॉपर नाउन? क्या है ये प्रॉपर नाउन? द नाउन मतलब वैसा नाउन विच डिनोट्स जो दर्शाए या दर्शाते हैं ए प्रॉपर पर्सन,
किसी खास व्यक्ति को, ए प्रॉपर प्लेस, किसी खास स्थान को, और या फिर ए प्रॉपर थिंग, या फिर किसी खास वस्तु को। द नाउन विच डिनोट्स, वैसा नाउन जो दर्शाता है ए प्रॉपर पर्सन, किसी खास व्यक्ति को, ए प्रॉपर प्लेस, किसी खास स्थान को, और या फिर ए प्रॉपर थिंग, या फिर किसी खास वस्तु को जो दर्शाए। यानी किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान, किसी भी खास को दर्शाने वाला प्रॉपर नाउन होता है। हम लोग पढ़ जरूर रहे हैं प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों हम लोग साथ ही साथ समझते चलेंगे। ओके, कॉमन का मतलब जो एक खास को नहीं बल्कि सबको रिप्रेजेंट करे, और प्रॉपर मतलब जो किसी खास प्रॉपर को रिप्रेजेंट करे, किसी खास को रिप्रेजेंट करे, सबको ना बल्कि किसी खास को दर्शाए। ठीक है, फिर से समझेंगे इस बात को। कॉमन मतलब जो सबके लिए हो, जो सबको रिप्रेजेंट करे, और प्रॉपर मतलब जो सब नहीं किसी खास के लिए हो। ओके, जैसे आप लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर मैं कहता हूं बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का मतलब क्या? हरि भी एक लड़का हो गया, मोहन भी एक लड़का हो गया, अमित भी एक लड़का हो गया, सुरेश भी एक लड़का हो गया। जब मैंने लड़का बोला तो हरि, मोहन, अमित, सुरेश सबका बोध हुआ। लेकिन अगर मैंने सिर्फ अमित बोला, अगर मैंने बोला अमित, तो क्या इससे मोहन का, सुरेश का, या फिर किसी दूसरे लड़के का बोध हुआ? नहीं हुआ। तो लड़का कहने से पूरे लड़के की समुदाय का, पूरे लड़के की बोध हो जाती है, सबों का बोध हो जाता है, जितने भी लड़के हैं सबों का बोध हो जाता है। ये कॉमन नाउन होंगे। जबकि अमित कहने से सबका नहीं, किसी खास एक लड़के का बोध हुआ, तो जो खास एक का बोध कराया डायरेक्ट प्रॉपर, वो प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, सेम थिंग दूसरे एग्जांपल से हम लोग उसको समझते हैं। अगर मैं कहता हूं लड़की, लड़की मतलब गीता भी हो जाएगी, माला भी हो जाएगी, स्नेहा भी हो जाएगी, और दूसरी लड़कियां भी हो जाएंगी। लड़की मतलब सबों का बोध हुआ, सभी लड़कियों का बोध हुआ। तो सभी लड़कियों का बोध कराने वाला लड़की, ये गर्ल, ये जो है कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं माला, तो माला कहने से गीता का या स्नेहा का बोध नहीं होगा, सिर्फ एक खास लड़की का बोध होगा जिसका नाम माला है। तो माला कहने से किसी खास एक लड़की का बोध हुआ, किसी प्रॉपर एक पर्सन का बोध हुआ, तो वह प्रॉपर नाउन होगा माला। जबकि अगर मैंने लड़की बोला तो वो सभी लड़कियों का बोध कराएगा। तो दैट्स वाई, इसी वजह से दैट विल बी द कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने बोला नदी, तो नदी मतलब गंगा भी शामिल हो जाएगी उसमें। गंगा भी एक नदी है, यमुना भी एक नदी है, ब्रह्मपुत्रा भी एक नदी है, सोन भी एक नदी है, पुनपुन भी एक नदी है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं नदी, तो नदी कहने से जितनी भी नदियां हैं सबका बोध हो जाएगा। ओके, तो ये सबका बोध कराने वाला शब्द नदी, नाम तो है, तो नाउन है, लेकिन चूंकि सबका बोध करा रहा है इसलिए ये कॉमन नाउन होगा। ओके, जबकि अगर मैं गंगा बोलता हूं तो गंगा से सभी नदियों का बोध नहीं होता, बल्कि एक खास नदी का बोध होगा जो गौमुख से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में खत्म होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं गंगा, तो ये सभी नदियों का बोध नहीं कराकर किसी खास एक नदी का बोध कराता है, किसी प्रॉपर नदी का बोध कराता है। ओके, तो गंगा हुआ प्रॉपर नाउन, जबकि नदी होगा कॉमन नाउन। समझा रही बात? नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कंट्री, कंट्री मतलब देश। कौन सा देश? सारे देश, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भूटान हो, तिब्बत हो, सबका बोध हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कंट्री, तो कंट्री मतलब सारे कंट्री, सभी कंट्री का बोध हो गया। इट्स अ कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इंडिया, तो इंडिया मतलब भूटान, तिब्बत, चाइना, अमेरिका का बोध नहीं होगा। इंडिया एक खास देश का बोध कराएगा। कौन सा देश? जिस देश में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, जहां की कैपिटल न्यू दिल्ली है। तो अगर मैं कहूं इंडिया,
तो इंडिया कहने से एक खास एक प्रॉपर देश का बोध होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉपर नाउन, इसलिए यह प्रॉपर नाउन है। जबकि अगर मैं कहता हूं कंट्री, तो कंट्री कहने से चूंकि सभी देशों का बोध हो जाता है, रसिया भी अपने आप में कंट्री है, अमेरिका भी अपने आप में एक कंट्री है, चाइना भी अपने आप में एक कंट्री है, पाकिस्तान भी अपने आप में एक कंट्री है। तो अगर मैं कहता हूं कंट्री तो सभी कंट्री का बोध हो जाता है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉमन नाउन, इससे वो एक कॉमन नाउन होगा। ऐसे ढेरों एग्जांपल हैं। ओके, तो द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, वैसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति, खास स्थान या खास वस्तु को दर्शाए, दैट इज अ प्रॉपर नाउन, वो एक प्रॉपर नाउन। जैसे खास ए प्रॉपर पर्सन का एग्जांपल हो जाएगा, खास व्यक्ति का एग्जांपल हो जाएगा अमित। अगर मैं अमित कहता हूं तो किसी खास एक बोध का पता चलता है। अगर मैं कहता हूं सोनम, अगर मैं सोनम कहता हूं तो किसी खास एक लड़की का बोध होगा, सबका बोध नहीं होगा। तो दिस अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ प्रॉपर पर्सन, ये प्रॉपर पर्सन को दर्शाने वाला प्रॉपर नाउन है। आइए देखते हैं एग्जांपल प्रॉपर प्लेस का। ओके, अगर मैं लिखता हूं गया, तो गया कहने से किसी खास एक जगह का बोध होता है। ओके, सभी जगह का बोध नहीं होता, तो खास एक जगह का बोध करा रहा है। गया एक ऐसा स्थान जहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं, तो गया एक खास जगह का बोध कराएगा। ओके, तो ये खास एक प्लेस को दर्शाने वाला, एक प्रॉपर प्लेस को दर्शाने वाला यह प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं कहता हूं बिहार, तो बिहार जो प्लेस, बिहार एक प्लेस है, वो भी प्रॉपर प्लेस हुआ, एक खास जगह। अगर मैं कहता स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, राज्य मतलब सारे राज्य आ जाते, चाहे वो पंजाब होता या फिर बिहार होता या फिर उत्तर प्रदेश होता, मध्य प्रदेश होता, महाराष्ट्र होता, वेस्ट बंगाल होता। अगर मैं स्टेट कहता हूं तो सभी का बोध हो जाता, इससे वो कॉमन होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिहार कहता हूं तो सिर्फ एक स्टेट का बोध होता है, एक खास स्टेट का बोध होता है, सभी स्टेट का बोध, सभी स्टेट का नाम इसमें नहीं शामिल होता। तो बिहार एक खास स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एक खास प्लेस को दर्शाने वाला, प्रॉपर प्लेस को दर्शाने वाला यह प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं कहता हूं इंडिया, अगर मैंने कंट्री बोला होता तो कंट्री में सभी कंट्री का बोध हो जाता, तो वो होता कॉमन नाउन। लेकिन इंडिया कहने से किसी खास एक देश का पता चलता है, तो इट्स अ प्रॉपर नाउन। ओके, अब देखिए जैसे कि थिंग के बारे में लोग समझे, रामायणम, गीता, बाइबल, कुरान। अगर मैं रामायणा कहता हूं, पहले बात जान जाए, इपिक एक वर्ड है, इपिक मतलब होता है ग्रंथ। अगर मैं इपिक कहता, इपिक मतलब ग्रंथ, तो सारे ग्रंथ शामिल हो जाते, चाहे वो रामायणा होता, गीता होता, कुरान होता या बाइबल होता, ये सारे का नाम शामिल उसमें हो जाता, ये सारे को दर्शाता वो वर्ड। इपिक मतलब ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ को दर्शाया जाता उस वर्ड से, तो वो होता इपिक, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं रामायणा कहता हूं, गीता कहता हूं, कुरान कहता हूं, तो गीता कहने से या कुरान कहने से या रामायणा कहने से किसी दूसरे और इपिक का बोध नहीं होता, एक खास ग्रंथ का बोध होता है, एक खास इपिक का बोध होता है। तो ये खास का बोध कराने वाला, इट विल बी द प्रॉपर नाउन। ओके, समझ बात। वैसे ही द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ये भी क्या होंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो खास एक कम्युनिटी को बोध करेंगे। ओके, राइट इट डाउन। द सेकंड काइंड ऑफ काउंटेबल नाउन इज कॉमन नाउन। काउंटेबल नाउन का अगला प्रकार है कॉमन नाउन। व्हाट इज दिस कॉमन नाउन? ये है क्या हो जाने, द नाउन मतलब कि वैसा नाउन which denotes, जो दर्शाता है कॉमन पर्सन्स, कॉमन पर्सन्स को, एक को नहीं सभी को। ओके, कॉमन प्लेसेस, कॉमन प्लेसेस को मतलब किसी खास प्लेस को नहीं बल्कि सभी प्लेसेस को। ओके, और कॉमन थिंग्स या फिर कॉमन थिंग्स को, यानी वैसा नाउन जो कॉमन पर्सन्स को दर्शाए। ओके, कॉमन प्लेसेस को दर्शाए या कॉमन थिंग्स को दर्शाए, किसी प्रॉपर को ना दर्शाए, किसी खास का बोध ना कराए, बल्कि जो सबके लिए आए।
ओके, जैसे देखिए एग्जांपल में जब अभी मैंने समझाया ही था इसे, कॉमन पर्सन्स का मतलब अगर मैं बोलता मोहन तो किसी खास एक लड़के का बोध होता, लेकिन अगर मैं मोहन ना बोलकर मैं बोलता हूं बॉय, बॉय का मतलब मोहन सोहन अमित सबका बोध हो गया, तो यह प्रॉपरली नहीं बल्कि कॉमनली यूज हुआ, ये सब ये कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलता माला, अगर मैं बोलता गीता तो गीता करने से किसी खास एक लड़की का बोध होता, लेकिन अगर मैं गीता ना बोलकर मैं बोलता हूं गर्ल, तो गर्ल में माला हो चाहे गीता हो या स्नेहा हो या सारिका हो, सबका बोध हो जाएगा, तो इट इज द कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन होगा। जैसे मैंने बोला मैन या फिर मैंने बोला वुमेन, तो ये किसी एक का बोध नहीं कराएगा। मैन मतलब सारे मैन शामिल होंगे उसमें, और वुमेन मतलब सारे वुमेन उसमें शामिल हो जाएंगे, तो इट इज द कॉमन नाउन, ये सारे कॉमन नाउन है। ओके, कॉमन पर्सन के बाद हम लोग आते हैं कॉमन प्लेस पे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बिहार बोलता हूं तो किसी खास एक राज्य का बोध होता है ना, लेकिन अगर मैं बिहार ना बोलकर मैं बोलूं स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, तो राज्य में बिहार भी शामिल हो जाएगा, यूपी भी एक राज्य है, वेस्ट बंगाल भी एक राज्य है, महाराष्ट्र भी एक राज्य है, तेलंगाना भी एक राज्य है। तो अगर मैं कहता हूं स्टेट, तो स्टेट कहने से किसी खास एक का नहीं बल्कि सभी राज्यों का बोध होगा, और सबका बोध कराने वाला ये कॉमन नाउन होगा। ओके, अगर मैं बोलता हूं इंडिया, तो इंडिया कहने से किसी खास एक देश का बोध होता है, इट इज द प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन मैं इंडिया ना कह करके अगर मैं कहता हूं कंट्री, तो कंट्री कहने से किसी खास एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों का बोध हो जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो, कंट्री में सब शामिल हो जाएंगे, तो इट इज द कॉमन नाउन। ये क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। ओके, इज द सेम वे अगर मैं कहता हूं रिवर, कॉमन, हम लोग कॉमन थिंग्स में भी आएंगे। जैसे थिंग्स में अगर मैं कहता हूं बुक, बुक कहने से सारे बुक का पता चल गया, चाहे वो रेड कवर वाला हो, चाहे वो ब्लू कवर वाला हो, चाहे वो सस्ती किताब हो, चाहे वो महंगी किताब हो, चाहे क्लास 1 की किताब हो, चाहे इंटरमीडिएट की किताब हो, सारी किताबों का जिक्र हो गया बुक करने से, तो ये सबके लिए यूज हुआ, इट्स अ कॉमन नाउन। अगर मैं कहता हूं टेबल, अगर मैं कहता हूं पेन, तो पेन कहने से सारे पेन का बोध हो गया, चाहे वो रोटोमैक्स कंपनी का हो या रिनॉल्ड्स कंपनी का हो, लिंक कंपनी का हो या फिर कोई और पार्कर कंपनी का हो, कोई भी कंपनी का हो, सारे कलम की बोध हो गई। ठीक है, पेन मतलब सारे पेन की चर्चा हो गई, तो सबों का बोध कराने वाला है पेन, टेबल, दे आर द कॉमन नाउन। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि डॉग हो गए, काउ हो गए, ओके, टाउन हो गए, स्कूल हो गए, ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन। ओके, राइट इट डाउन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, और काइंड्स ऑफ नाउन में काउंटेबल और काउंटेबल के दो प्रकार, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। रह गया बाकी कलेक्टिव नाउन और फिर अनकाउंटेबल के दो भाग, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गेट दैट। मैं क्लास को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, ओके, तो इसे हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, हमने जैसा पहले बोला था कि वीडियोस के अंत में मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग दूंगा, ओके, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर ऑल दोज वर्ड मीनिंग, ओके, सो दैट यू मे बिल्ड अप योर vocabulary. Okay, so now I am going to make you write some word meaning. That's your responsibility to remember that. Okay, पिछले वीडियोज में आपके कुछ कमेंट आए थे, इसमें किसी एक का कमेंट ये भी था कि सर जो वर्ड मीनिंग है आप बोर्ड पर लिखा करें। तो देखिए आज से मैंने उसको फॉलो किया था, मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था कि आई विल डू दैट, मैं ये करूंगा। आज से मैंने वर्ड मीनिंग को बोर्ड पे लिख के दिया है, और ना सिर्फ लिखा है बल्कि उससे भी आगे करने जा रहा हूँ, मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूँ थ्रू द सेंटेंस ऑल्सो। ओके,
लेट्स देखिए, रेड हैंडेड पहली वर्ड मीनिंग है रेड हैंडेड, मतलब होता है रंगे हाथों या रंगे हाथ। व्हाट मींस ये है क्या? तो रेड हैंडेड इट्स अ प्रोवर्ब्स, ये प्रोवर्ब्स है। ओके, इसका मतलब होता है रंगे हाथों। अब ये क्या है और कैसे यूज करते हैं इसको सेंटेंस में? देखिए सेंटेंस क्या है, द थीप वाज काउट, चोर को पकड़ा गया, रेड हैंडेड रंगे हाथों। इसका मतलब क्या कि चोर का हाथ रंगा था? नहीं, चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया मतलब चोर को चोरी करते हुए पकड़ा गया। अगर अपराध करते हुए किसी को पकड़ा जाए तो कहलाता है काउट, कैच रेड हैंडेड। ओके, तो द थीप वाज काउट रेड हैंडेड, चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। अगर कोई हत्या करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो तो उसे हम बोलेंगे द मर्डरर वाज काउट रेड हैंडेड, हत्यारा रंगे हाथों पकड़ा गया, मतलब हत्यारा हत्या करते हुए पकड़ा गया। ओके, द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज बर्न टू एसेस। यहाँ पर बर्न जो है जलना, इट्स अ वर्ब, ये वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है और एसेस मतलब होता है राख, इट्स अ नाउन, ये नाउन है। लेकिन कंबाइंडली बर्न टू एसेस मतलब जलकर राख हो जाना और ये काम है तो ये वर्ब है। ओके, तो बर्न टू एसेस को हम लोग कैसे यूज करेंगे? He will burn all the files to ashes. He will burn, वह जला देगा, all the files, सारे फाइल्स को to ashes, राख होने तक, मतलब वह सारे फाइल को जलाकर राख कर देगा। ओके, the next is abandon। abandon मतलब होता है त्यागना या किसी दूसरे के अधिकार में सौंप देना। किसी चीज को त्यागने के लिए या किसी दूसरे के अधिकार में सौंपने के लिए अबंडन का यूज होता है। समझ में तो ये आ ही रहा होगा। राइज मतलब होता है तड़पना। तड़पना का एक वर्ड मीनिंग और मैंने लिखा है टॉस इन पेन, मतलब भी होता है दर्द से तड़पना या दर्द से छटपटाना। ओके, टॉस इन पेन का मतलब होता है दर्द से छटपटाना। जैसे ही इज टॉसिंग इन पेन, वह दर्द से छटपटा रहा है। ओके, वैसे टॉस हम लोग करते हैं ना सिक्के को, अगर कोई दर्द से छटपटा रहा हो तो उसके लिए भी आते हैं टॉस इन पेन, he is tossing in pain। the next is mow। अगला है mow। mow का मतलब होता है घास काटना। due to unemployment many persons are having to mow, मतलब बेरोजगारी की वजह से कई एक व्यक्तियों को mow करना पड़ रहा है, मतलब घास काटना पड़ रहा है। the next is it's a verb। ये mow घास काटना एक काम है तो ये verb है। The next is collide and clash। अगला है collide, C-O-L-L-I-D-E, और दूसरा है clash, C-L-A-S-H। इन दोनों का मतलब collide और clash दोनों का मतलब होता है टकराना। टकराना एक काम है तो that's why it's a verb। और यहाँ पर एक ये भी बात जानना है कि ये collide और clash against preposition लेता है। ठीक है, मैंने आपको पहले दिन बताया था कॉम्पिटिटिव क्लास में कि प्रीपोजिशन जब वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, प्रीपोजिशन एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है और प्रीपोजिशन में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं वो आते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ओके, तो ये हमें याद रखना होता है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एंड इट इज नॉट द थिंग टू रिमेंबर इन अ डे। और इस चीज को हम एक दिन में याद करें ऐसी बात नहीं है। ओके, तो जब आएगा ऐसे प्रीपोजिशन वाले वर्ड मीनिंग तो मैं प्रीपोजिशन के साथ उसको बताता चलूंगा, उसके यूज भी बताऊंगा। देखिए कोलाइड और क्लैश दोनों का मतलब टकराना होते हैं, तो क्या कोलाइड की जगह क्लैश और क्लैश की जगह कोलाइड यूज करते हैं? दैट्स नॉट, ऐसा नहीं है। कोलाइड कब यूज करते हैं? अगर कोलाइड कब यूज करते हैं और क्लैश कब यूज करते हैं वो समझिए। अगर दो व्यक्ति आपस में टक्कर खा जाए तो इट्स नॉर्मल, ये से नॉर्मल टक्कर कहेंगे। ओके, तो इसे हम कहते हैं क्लैश। आई क्लैश्ड अगेंस्ट मोहन, मैं मोहन से क्लैश अगेंस्ट हो गया, मतलब मैं मोहन से टकरा गया। देखिए यूज कर रहा हूं मैं अगेंस्ट को, आई क्लैश्ड अगेंस्ट मोहन, मैं मोहन से टकरा गया। क्लैश अगेंस्ट मोहन मतलब हो गया मोहन से टकरा जाना। ओके, क्लैश अगेंस्ट हरि मतलब हरि से टकरा जाना। लेकिन अगर टक्कर कार के बीच में हो, ट्रेनों के बीच में हो, यानी भारी भरकम टक्कर हो जिससे खूब आवाज आए, जान माल की भी क्षति हो, ऐसे टक्कर के लिए हम लोग कोलाइड का यूज करते हैं। ओके, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस कोलाइडेड अगेंस्ट द ब्रह्मपुत्र मेल।
ट्रेन के नाम के पहले द लगता है, किसी भी ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल जब हम पढ़ाएंगे तब से आपको समझाएंगे भी, बट जैसे जैसे ये सब रूल्स आएंगे ना, मैं धीरे धीरे यहीं पर भी क्लियर करता रहूंगा, ताकि जब भी आप पढ़े तो वो ना लगे कि ये नया चीज है। तो कोलाइड मतलब भी टकराना होते हैं, भारी भरकम टक्कर के लिए, ट्रेन और बसेस की टक्कर के लिए, ट्रेन की टक्कर के लिए, भारी भरकम जो वाहनों की टक्कर होते हैं उसके लिए हम लोग कोलाइड का यूज करते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस कोलाइडेड, राजधानी एक्सप्रेस टकरा गई किसे? अगेंस्ट द ब्रह्मपुत्र मेल, ब्रह्मपुत्र मेल से। ओके, तो आपने देखा कि कोलाइड और क्लैश दोनों की जगह पर हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट को लाया तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन के साथ लाया। ठीक है जी, तो दैट शुड बी रिमेंबर, इसे आप याद करेंगे। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड गुड डे टू ऑल ऑफ। थैंक यू।